हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम। क्या पढ़ाने वाला हूँ? सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कुछ पार्ट को डिस्कशन किया हुआ है और मैं पूरा का पूरा डिटेल आपको बता रहा हूँ दोस्तों। हैंड बुक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग मेड ईजी की जो आती है हैंड बुक सिविल इंजीनियरिंग की, उसके अंदर काफ़ी सारे शॉर्ट डिटेल इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, तो उसी को हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ये लेक्चर 2 है। मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर जो है आप लोगों के लिए बना दिया है, तो ये सेकंड लेक्चर है और इसके अंदर आप जो है काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। दोस्तों अभी तक मेरे YouTube चैनल को आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिविल एग्ज़ाम गुरु YouTube चैनल को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो UPPSC AE उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन AE की जो एग्ज़ाम है वो जल्द ही आने वाली है और वो सब उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में काफ़ी सारे मदद मिलेंगी। इसके लिए हम लोग ये हैंडबुक पढ़ रहे हैं। हैंडबुक यदि आपके पास है तो बेटर है, यदि नहीं है तो आप मुझे मेल कर लीजिए। मेल में के थ्रू मैं आपको उसका PDF पूरा का पूरा भेज देने वाला हूँ। लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको मैं अपना ईमेल आईडी बताऊंगा और उसके अंदर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी होगा, आप उसमें मुझे मेल करके उस PDF के बारे में पूछ सकते हो। तो दोस्तों आइए अपने इस वीडियो को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। वीडियो के लास्ट में हम लोगों ने कम्प्लीटली स्टडी कर लिया था कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ स्ट्रेस और स्ट्रेन वर्सेस ग्राफ जो बनता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो माइल्ड स्टील का ग्राफ बनता है उसके बारे में आज मैं आप लोगों को डिस्कशन करवाने वाला हूँ। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द माइल्ड स्टील फॉर टेंशन मेंबर अंडर द स्टैटिक लोडिंग। तो दोस्तों आप जैसे डायग्राम देख पा रहे हो कि एक्स एक्सिस पे हम लोग स्ट्रेन लेते हैं, वाई एक्सिस पे स्ट्रेस लेते हैं, और उसके बाद ये ओरिजिन पॉइंट O होता है। O से A के बीच का जो डिस्टेंस होता है या फिर उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट या प्रोपोर्शनल रीजन। और यहाँ तक दोस्तों हुक्स लॉ जो है वो क्या करता है, वैलिड रहता है। A से B तक का जो रीजन होता है, O से B तक का जो रीजन होता है उसको बोलते हैं इलास्टिक रीजन। और दोस्तों O से A तक का जो ग्राफ है वो लीनियर होता है। उसके बाद A से B तक जो है थोड़ा सा कर्व बन जाता है। C से D तक का जो रीजन होता है, B से C जो है वो इलास्टोप्लास्टिक होता है, B से C, और C डैश को हम लोग अपर यील्ड पॉइंट बोलते हैं और C को लोअर यील्ड पॉइंट बोलते हैं। CD जो रीजन है, C से D का जो रीजन है वो परफेक्टली इलास्टिक रीजन होता है। DE मतलब ये वाला जो रीजन आप देख पा रहे हो वो है स्ट्रेन हार्डनिंग। बाद में EF जो ये वाला रीजन है वो है दोस्तों नेकिंग का रीजन। तो आपको ये रीजन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। पहली बात तो O से A की बात करते हैं तो वो है प्रोपोर्शनल रीजन। O से B की बात करें तो वो है इलास्टिक रीजन। B से C की बात करें तो वो है इलास्टोप्लास्टिक रीजन। C से D की बात करें तो परफेक्टली प्लास्टिक रीजन है। D से E की बात करें तो वो स्ट्रेन हार्डनिंग है, और E से F की बात करेंगे तो वो है नेकिंग रीजन। दोस्तों A क्या है, तो A जो है वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, B जो है वो इलास्टिक लिमिट है, C डैश जो है वो अपर यील्ड पॉइंट है, C जो है वो लोअर यील्ड पॉइंट है, D जो है वो स्ट्रेन हार्डनिंग D से स्टार्ट होती है, F जो है वो फ्रैक्चर पॉइंट है, और E जो है वो अल्टीमेट पॉइंट और मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट है। E जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट है और उसके ऊपर जो स्ट्रेस होता है उसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इट इज़ अ स्ट्रेस एट विच स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व केजेस टू बी स्ट्रेट लाइन। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जिसमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन एजम्पशन होती है। और यहीं तक जो है प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही दोस्तों हुक्स लॉ क्या करता है, वैलिड रहता है। इलास्टिक लिमिट क्या है, इट इज़ अ पॉइंट ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू विच मटेरियल रिमेन्स इलास्टिक। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर तक मटेरियल जो है इलास्टिक रहता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। अप टू दिस पॉइंट देयर इज़ नो परमानेंट डिफॉर्मेशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द लोड। इलास्टिक लिमिट तक बॉडी के अंदर कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता है यदि हम उस बॉडी के ऊपर लोड को यदि हम लोग रिमूव कर लें तो। प्लास्टिक रेंज की बात करें, इट इज़ अ रीजन ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व
बिटवीन द इलास्टिक लिमिट एंड द पॉइंट ऑफ रप्चर। इलास्टिक लिमिट और रप्चर पॉइंट के बीच का जो रीजन है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक रेंज। यील्ड पॉइंट क्या है? दिस इज अ पॉइंट इज जस्ट बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट एट विच स्पेसिमेन अंडरगो द एप्रिसिएबल इंक्रीज इन द लेंथ विदाउट फर्दर इंक्रीज इन द लोड। एक ऐसा पॉइंट जैसे ही उसके ऊपर वो पहुंचता है, बिना लोड को बढ़ाए वो उसके अंदर बहुत सारी स्ट्रेन देखने को मिलती है। मतलब स्ट्रेस तो कांस्टेंट है, बट स्ट्रेन जो है वो अचानक से बहुत सारा मिलता है। रप्चर स्ट्रेंथ, इट इज़ अ स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू द फेलियर पॉइंट ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व। रप्चर स्ट्रेंथ क्या होता है? तो ये एक ऐसी स्ट्रेस है जो फेलियर पॉइंट एफ के करस्पॉन्डिंग बनती है स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व के ऊपर। प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है? इट इज़ अ स्ट्रेस नेसेसरी टू बी कॉजेज परमानेंट एक्सटेंशन इक्वल टू डिफाइंड परसेंटेज ऑफ गेज लेंथ। तो इस तरीके से दोस्तों आज मैंने आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ाया। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम आप यहाँ पे देख लीजिए। ओ से ए तक जो है वो लीनियर होता है, फिर ए से बी थोड़ा सा कर्व, फिर सी डैश अपर यील्ड पॉइंट, फिर सी जो है लोअर यील्ड पॉइंट, और डी जो है वहाँ से डी और ई जो है ये रीजन, उसके बाद लास्ट में नेकिंग रीजन। तो इस तरीके से स्ट्रेन हार्डनिंग है प्लास्टिक रीजन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स आपको जानना चाहिए यहाँ से डायग्राम से कि स्लोप जो ओ ए है उसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसी को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं? यंग्स मॉडुलस। आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल किए होंगे, उसके अंदर यंग्स मॉडुलस ई का वैल्यू पता हुआ होगा। ई की वैल्यू स्टील के लिए कितनी होती है, कंक्रीट के लिए कितनी होती है, वो सब चीज़ें भी आप लोग जानते होंगे। इट इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच इज़ डिफाइंड एज इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्रेस दैट कॉजेस यूनिट स्ट्रेन। ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट वैल्यू है जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो से मिलती है। द प्लास्टिक स्ट्रेन 10 to 15 टाइम दैट ऑफ द इलास्टिक स्ट्रेन। प्लास्टिक स्ट्रेन जो है इलास्टिक स्ट्रेन से 10 से 15 टाइम ज़्यादा होता है। फ्रैक्चर स्ट्रेन डिपेंड अपॉन द परसेंटेज कार्बन इन स्टील। स्टील के अंदर कितना परसेंट कार्बन है उसके ऊपर डिपेंड करता है फ्रैक्चर स्ट्रेन। व्हेन द कार्बन परसेंटेज इज इंक्रीज देन फ्रैक्चर स्ट्रेंथ डिक्रीज। यदि किसी मटेरियल के अंदर कार्बन का परसेंटेज बढ़ेगा तो उसके अंदर फ्रैक्चर स्ट्रेंथ जो है दोस्तों कम होगा, और यील्ड स्ट्रेस जो है वो क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब कार्बन बढ़ेगा तो उसकी यील्ड स्ट्रेस जो है वो भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, तो चीज़ें आपको यहाँ तक थोड़ी बहुत क्लियर हो रही होंगी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ टेंशन फेलियर इन मेटल। मेटल के अंदर टेंशन फेलियर कैसे होता है? तो पहला है डक्टाइल मेटल, जिसके अंदर शियर फेलियर देखने को मिलता है। दोस्तों यदि किसी भी मटेरियल के ऊपर हम लोग टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं तो टेंसाइल फोर्स लगाने की वजह से ये जो देख रहे हैं इसको हम लोग कप कोन फेलियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कप और कोन फेलियर। थ्योरी ऑफ फेलियर के अंदर आप जो है बहुत डिटेल पूर्वक इसमें पढ़ाई करने वाले हो। 45 डिग्री पर इसका फेलियर होता है। तो प्लेन फेलियर जो है 45 डिग्री पर किसके अंदर? डक्टाइल मटेरियल के अंदर। और डक्टाइल मटेरियल जो है ज़्यादातर किस में फेल होता है? शियर में फेल होता है। डक्टाइल मटेरियल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, उसके बाद शियर स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उससे कम टेंसाइल, उसके बाद शियर। आप ऐसे याद कर सकते हो STC, शियर, टेंसाइल और कंप्रेसिव। ठीक है, नेक्स्ट ब्रिटल मटेरियल की बात करते हैं। तो हमें जब पता है कि कंक्रीट जो एक हमारा ब्रिटल मटेरियल है, तो जब हम किसी ब्रिटल मटेरियल के ऊपर टेंसाइल फोर्स लगाते हैं ऐसा, तो उसके अंदर जो फेलियर देखने को मिलता है वो कितने डिग्री पे होता है? ज़्यादातर 90 डिग्री पे मिलता है फेलियर। तो फेलियर प्लेन एट द 90 डिग्री विद द लॉन्जिट्यूडनल इन डायरेक्शन, नेकिंग इज नॉट फॉर्म एंड द फेलियर इज ड्यू टू टेंशन फेलियर। इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है, शियर स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है। तो थोड़ी सी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको क्लियर होती हुई दिखाई पड़ रही होंगी।
आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फेलियर इन कंप्रेशन। कंप्रेशन में फेलियर जो होता है वो कैसे होता है? तो यदि हम किसी बॉडी के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, पी कंप्रेसिव फोर्स, तो फेलियर ड्यू टू बल्जिंग, वो क्या होगा, मटेरियल ऐसे ऐसे फूल जाएगा, तो बल्जिंग के कारण फेलियर हो सकता है डक्टाइल में। आप अपने पेन को ले लीजिए और पेन के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगाइए, तो क्या होगा, पेन जो है आपका बेंड करने लगता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बल्जिंग। ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, देख रहे हो दोस्तों, ब्रिटल मटेरियल के ऊपर आप कंप्रेसिव फोर्स लगाओगे। कांच ले लीजिए, कांच के ऊपर लगाइए कंप्रेसिव फोर्स, दोनों हाथों से दबाते रहिए कांच को, क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। कितने डिग्री पे ब्रेक होगा, तो ब्रेक होगा वो 45 डिग्री पे, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर द स्टील और द मटेरियल। स्टील, वेरियस टाइप ऑफ द स्टील मटेरियल। अलग अलग स्टील मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की बात करते हैं। तो माइल्ड स्टील के लिए अभी हमने पढ़ा है, उसके बाद हाई यील्ड स्टील के लिए आप देख पा रहे हो, फिर हाई टेंशन स्टील के लिए यहाँ पे है, फिर ये इलास्टिक जो है इसके लिए, रबर के लिए ऐसा कुछ बनता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अलग अलग मटेरियल के लिए भी है, फिर कंक्रीट के लिए दिख रहा है, वुड के लिए है, ओके। उसके बाद माइल्ड स्टील के लिए हमने देख लिया, फिर एल्युमिनियम के लिए यहाँ पे, फिर कास्ट आयरन ब्रिटल मटेरियल के लिए है। तो ऑल ग्रेड ऑफ द स्टील हैव द सेम यंग्स मॉडुलस बट द डिफरेंट यील्ड स्ट्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे लिखा गया है कि जितने भी स्टील के ग्रेड होते हैं, स्टील का ग्रेड आपको पता है क्या, कौन कौन सा होता है? तो एक होता है FE 200, SE 250 होता है, यस। उसके बाद इसको हम लोग माइल्ड स्टील बोलते हैं, ठीक है, माइल्ड स्टील बोलते हैं FE 250 को। उसके बाद दूसरा क्या होता है, FE 415 होता है, फिर FE 500 होता है। तो ये अलग अलग स्टील का दोस्तों ग्रेड होता है। तो ऑल ग्रेड ऑफ द स्टील हैव द सेम यंग्स मॉडुलस। जितने भी स्टील के ग्रेड होते हैं सबका यंग्स मॉडुलस जो है क्या होता है, सेम होता है। कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए, 2 × 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm², इतना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, डक्टाइल मटेरियल की बात करते हैं दोस्तों। इफ़ द पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन इज़ ग्रेटर देन 5%, इट इज़ कॉल्ड एज ए डक्टाइल मटेरियल। यदि किसी मटेरियल के अंदर इलास्टिक स्ट्रेन 5% से ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। इट अंडरगो द लार्ज परमानेंट स्ट्रेन बिफोर फेलियर। ये जो मटेरियल है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन डेवलप होता है टूटने से पहले। जैसे मान लीजिए आपके घर के अंदर रेनफोर्समेंट बार लगा होता है, सरिया लगा होता है, हर एक कंपोनेंट में, बीम, कॉलम, स्लैब, फुटिंग, सब जगह पे। तो जो रेनफोर्समेंट है वो हमारे स्ट्रक्चर को डक्टाइल बनाता है, जिससे अचानक से हमारा घर नहीं टूटता है। पहले उसके अंदर क्रैकिंग होती है, उसके बाद ब्रेकिंग होती है। लार्ज रिडक्शन इन एरिया बिफोर फ्रैक्चर। टूटने से पहले जो है उसकी एरिया में बहुत सारी कमी आती है। एग्जाम्पल तरीके से बात करते हैं तो लीड, माइल्ड स्टील और कॉपर, ये जो मटेरियल हैं वो डक्टाइल मटेरियल हैं। ब्रिटल मटेरियल, इफ़ द पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन इज़ लेस देन 5%, यदि इसके अंदर, बॉडी के अंदर पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन 5% से कम होता है तो वो एक ब्रिटल मटेरियल कहलाता है। इट फेल विद द लिटिल एलोंगेशन आफ्टर द प्रोपोर्शनल लिमिट इट इज़ एक्सीडेड। ये जो मटेरियल होते हैं वो बिना किसी एलोंगेशन के या फिर बहुत कम एलोंगेशन में ही ये ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। वेरी लेस रिडक्शन इन द एरिया बिफोर फ्रैक्चर। फ्रैक्चर होने से पहले ये बहुत कम जो है इसकी एरिया में रिडक्शन होती है। एग्जाम्पल ब्रॉन्ज, रबर, ग्लास, ये जो है ब्रिटल मटेरियल माना जाता है। बिहेवियर ऑफ द वेरियस मटेरियल, अलग अलग मटेरियल का बिहेवियर क्या है, ठीक है। तो यदि इस तरीके से ग्राफ है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इलास्टिक। इलास्टिक गया और उसके बाद फिर स्ट्रेट लाइन हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टोप्लास्टिक। ओनली स्ट्रेट लाइन है तो परफेक्टली प्लास्टिक। याद कीजिए दोस्तों, ये जो ग्राफ है वो इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी आपके एग्जाम में ग्राफ दे के ही उसके ऊपर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद ये ग्राफ है इलास्टोप्लास्टिक विद द स्ट्रेन हार्डनिंग। इसके बाद ऊपर जो है वो आइडियल रिजिड दिख रहा है, उसके बाद फिर नीचे जो है वो आइडियल फ्लूइड है। ये जो है वो रिजिड है और दूसरा जो है फ्लूइड है। वेयर सिग्मा इज अ स्ट्रेस एंड द एप्सिलॉन इज अ स्ट्रेन। माइल्ड स्टील इज़ मोर इलास्टिक देन रबर। एक पॉइंट याद रखिएगा, बचपन के दिनों से हमने समझा है कि रबर को हम बहुत अच्छे तरीके से खींच सकते हैं तो इसके लिए वो इलास्टिक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है।
माइल्ड स्टील जो आपका रेनफोर्समेंट बार है वो भी रबर के कंपैरिजन में ज़्यादा इलास्टिक होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हुक्स लॉ के बारे में। हुक्स लॉ क्या बोलता है? व्हेन ए मटेरियल बिहेव इलास्टिकली एंड exhibit a linear relationship between stress and the strain, it is called as a linearly elastic। यदि कोई मटेरियल इलास्टिकली जो है लीनियर रिलेशनशिप रखता है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, तो वो लीनियरली इलास्टिक होता है। ये मटेरियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के। तो ऐसा लॉ जिसके अंदर स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, तो उसको हम लोग बोलते हैं हुक्स लॉ। और हुक्स लॉ ने बोला है कि सिग्मा जो है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एप्सिलॉन। जब हमें प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हमें मिल जाता है सिग्मा इज इक्वल टू कैपिटल ई इंटू एप्सिलॉन। सिग्मा जो है वो है आपका स्ट्रेस, एप्सिलॉन जो है वो स्ट्रेन है, और कैपिटल ई जो है ये वो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। एक दो पॉइंट आपको याद रखना है कि दोस्तों यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ आयरन इज इक्वल टू 1/2 ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। दूसरा पॉइंट है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द स्टील। नेक्स्ट, एक्सियल एलोंगेशन ऑफ ए प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। यदि किसी बार के ऊपर प्रिज्मेटिक बार दोस्तों उस बार को बोलते हैं जिसका डायामीटर या फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है सेम होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिज्मेटिक बार। तो यदि हम प्रिज्मेटिक बार के ऊपर लोड लगाते हैं P, तो उसके अंदर जो एलोंगेशन डेल्टा होता है वो कितना होता है? तो डेल्टा इज इक्वल टू PL/A होता है। क्या होता है? PL/A। P जो है वो लोड अप्लाइड, जो लोड अप्लाई कर रहे हैं मटेरियल के ऊपर वो, L जो है वो लेंथ ऑफ बार होता है, A जो है वो एरिया ऑफ बार होता है, और E जो है वो यंग्स मॉडुलस होता है। दोस्तों यदि मैं L को नीचे भेजूं तो वो AE/L हो जाएगा, और AE/L को हम लोग K से बताते हैं, और K जो है वो हमारा स्टिफनेस होता है। क्या होता है? स्टिफनेस। तो डेल्टा इज इक्वल टू P/K होता है, लोड अपॉन स्टिफनेस। और K जैसे इसको हम लोग फॉर्मूला बनाएं तो K इज इक्वल टू P/डेल्टा भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है। AE जो है वो दोस्तों उसको बोलते हैं एक्सियल रिजिडिटी। क्या होता है? AE जो है वो आपकी एक्सियल रिजिडिटी है, और EI/L जो है वो फ्लेक्सुरल स्टिफनेस है। EI/L जो है वो फ्लेक्सुरल स्टिफनेस है, EI जो है वो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। K का फॉर्मूला आपको एक और फॉर्मूला याद रखना है, AE/L। ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, एक्सियल स्टिफनेस ऑफ द बार। एक्सियल स्टिफनेस पूछा है तो AE/L करेंगे। नेक्स्ट, डिफ्लेक्शन ऑफ बार ड्यू टू सेल्फ वेट। किसी भी बार के अंदर डिफ्लेक्शन जो है सेल्फ वेट के कारण कितना बनता है? तो प्रिज्मेटिक बार जो है उसके अंदर डेल्टा इज इक्वल टू WL/2AE या फिर γL²/2E। प्रिज्मेटिक बार हो तो γL²/2E, यही फॉर्मूला आपको लगाना है। क्या लगाना है? γL²/2E। ओके। W जो है यहाँ पे टोटल लोड है दोस्तों। उसके बाद यदि कोनिकल बार होगा तो क्या हो जाएगा? तो कोनिकल बार जो है वो 1/3 हो जाएगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू γL²/6E इज इक्वल टू 1/3 इंटू डिफ्लेक्शन ऑफ प्रिज्मेटिक बार ऑफ द सेम लेंथ। गामा इज अ स्पेसिफिक वेट, L इज अ लेंथ ऑफ द बार, एंड E इज अ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, डिफ्लेक्शन ऑफ ए टेपर्ड बार। टेपर्ड बार का डिफ्लेक्शन कैसे होगा? तो ये आपको दिख पा रहा है, ये टेपरिंग बार है जिसका डायमीटर एक तरफ D1 है, दूसरे तरफ इसका डायमीटर D2 है। लेंथ इसको L दिया हुआ है, दोनों तरफ से टेंसाइल फोर्स P लग रहा है, तो उसके वजह से जो टोटल डिफ्लेक्शन डेल्टा होगा उसका फॉर्मूला बन जाएगा 4PL/πE D1 इंटू D2। ठीक है, 4PL/πE D1 इंटू D2। P जो है वो लोड अप्लाई होता है, L जो है वो लेंथ ऑफ बार होता है।
D1 and D2 are the diameter as shown in figure. D1 D2 जो है वो दोनों तरफ फिगर के अंदर डायमीटर का काम करते हैं. नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर टेपरिंग बार. यदि रेक्टेंगुलर टेपरिंग बार है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, एक तरफ B1 है एक तरफ B2 है, ठीक है. L जो है इसका लेंथ है, तो डेल्टा इज इक्वल टू PL log E B2 अपॉन B1 अपॉन ET B2 माइनस B1. PL log E B2 अपॉन B1 अपॉन ET B2 माइनस B1. T जो है वो थिकनेस है, P जो है वो लोड अप्लाइड है और E जो है वो यंग्स मॉडुलस है. इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस ऑफ द पैरेलल कंपोजिट बार. पैरेलल कंपोजिट बार है तो इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा, A1 E1 प्लस A2 E2 अपॉन A1 प्लस A2. मान लीजिए ये एक मटेरियल है, उसका A1 E1 है, दूसरे का A2 E2 है, तो इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस जो है वो हो जाएगा A1 E1 प्लस A2 E2 सिग्मा अपॉन A1 प्लस A2. ए जो एरिया ऑफ फर्स्ट बार है, A2 जो एरिया ऑफ सेकंड बार है, कैपिटल E जो यंग्स मॉडुलस ऑफ फर्स्ट बार है, E2 जो है वो यंग्स मॉडुलस ऑफ सेकंड बार है. इलास्टिक कांस्टेंट की बात करते हैं दोस्तों. इलास्टिक कांस्टेंट आर दोज फैक्टर विच डिटरमाइन द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय ए गिवन स्ट्रेस सिस्टम एक्टिंग ऑन द मटेरियल. तो सबसे पहला है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E जो होता है वो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाता है. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G जो है वो शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन कहलाता है. और बल्क मॉडुलस K जो है वो डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाता है. ठीक है, तो पहला जो है वो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन होता है. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन होगा और बल्क मॉडुलस जो है वो डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा. पॉइजन्स रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है. इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है. ये स्ट्रेन रेशियो होता है. क्या होता है, स्ट्रेन रेशियो. लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन. लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो. याद रखिए इसका अपर लिमिट जो है 0.5 होता है, लोअर लिमिट जो है वो 0 होता है इंजीनियरिंग पर्पस के लिए. कॉर्क का जो पॉइजन्स रेशियो होता है वो 0 होता है. 0.5 फॉर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. यदि परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है जैसे रबर है तो उसका 0.5 होगा. इलास्टिक मेटल के लिए 0.25 से 0.42, 0.1 से 0.2 कंक्रीट के लिए एंड 0.286 जो है वो माइल्ड स्टील के लिए. म्यू इज़ ग्रेटर देन डक्टाइल मटेरियल देन फॉर द ब्रिटल मटेरियल. म्यू की वैल्यू डक्टाइल मटेरियल की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ब्रिटल मटेरियल से. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अंडर द ट्राई एक्सियल लोडिंग. ट्राई एक्सियल लोडिंग के अंदर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वो कितना होता है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सिग्मा एक्स डायरेक्शन में, सिग्मा वाई डायरेक्शन में, सिग्मा जेड डायरेक्शन में. तो सिग्मा एक्स जो है वो स्ट्रेस जो है वो एक्स डायरेक्शन में, सिग्मा वाई स्ट्रेस जो है वाई डायरेक्शन में, सिग्मा जेड जो है स्ट्रेस जो है वो जेड डायरेक्शन में, सिग्मा वी जो है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है. तो सिग्मा वी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वी एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड. इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल रहा है अपने को सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू. अंडर हाइड्रोस्टेटिक लोडिंग, यदि हाइड्रोस्टेटिक लोडिंग है सभी डायरेक्शन में स्ट्रेस सेम होगा तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा जेड इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू 3 सिग्मा अपॉन ई ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू. नेक्स्ट, यूनिएक्सियल लोडिंग ऑन द रेक्टेंगुलर पैरेललो पाइप. पैरेललो पाइप के अंदर यूनिएक्सियल लोडिंग है तो क्या होगा, तो यूनिएक्सियल लोडिंग में सिग्मा एक्स जो है वो डेल्टा एल अपॉन एल होता है, मतलब सिग्मा एक्स अपॉन ई हो जाएगा. डेल्टा वाई एप्सिलॉन वाई जो है वो डेल्टा बी अपॉन बी होगा तो माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई, और डेल्टा डी अपॉन डी जो है वो म्यू माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई है. हेयर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड आर द स्ट्रेस इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली.
delta L, delta B, delta D are the change in the length, width and the temperature. L, B and D are the original length and the width and the depth respectively. Triaxial loading on a rectangular parallelepiped. ट्राईएक्सियल लोडिंग के लिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल. एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन बी. एप्सिलॉन जेड इज इक्वल टू सिग्मा जेड अपॉन ई इज माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई इज इक्वल टू डेल्टा डी अपॉन डी. तो सभी डायरेक्शन के अंदर जो है ट्राईएक्सियल लोडिंग के अंदर यहाँ पे आपको याद रखना है टेंसाइल स्ट्रेस के लिए पॉजिटिव लिया गया है साइन कन्वेंशन, कंप्रेसिव के लिए नेगेटिव लिया गया है. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ द सिलिंड्रिकल बार. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन प्लस 2 इंटू डायमेट्रिक स्ट्रेन. लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन प्लस 2 इंटू डायमेट्रिक स्ट्रेन. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ द स्फीयर एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू 3 इंटू डायमेट्रिक स्ट्रेन. मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन. तो दोस्तों 3D मैट्रिक्स होगा तो सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाई वाई सिग्मा जेड जेड टाउ एक्स वाई टाउ वाई एक्स टाउ एक्स जेड टाउ जेड एक्स टाउ वाई जेड और टाउ जेड वाई. और इस तरीके से यदि आप स्ट्रेन के अंदर करोगे तो उस तरीके से वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है. तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये रिलेशनशिप दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कैसे भी करके. कैपिटल ई इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू. कैपिटल ई इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू. कैपिटल ई इज इक्वल टू 9kg अपॉन 3K प्लस जी. और म्यू इज इक्वल टू माइनस 3K माइनस 2G अपॉन 6K प्लस 2G. तो दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. तो जिसको मैंने समझाया हुआ है, फार्मूला आपको याद रखना है. मेन चीज़ फार्मूला है. फार्मूला यदि याद रहेगा तो न्यूमेरिकल आप टच कर पाओगे, यदि फार्मूला याद नहीं रहेगा तो न्यूमेरिकल आपसे नहीं बनेंगे. ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 2 लेके आगे जल्दी मैं हाजिर रहूँगा. मैं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका मेंटर प्रशांत. आने वाले वीडियो में आप लोगों को खूब अच्छी तरीके से इसी तरीके से नए वीडियो लेके आते रहूँगा. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग. और यदि अभी आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए.